मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास, लेसन नंबर 5 मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ये बच्चों आपका चला हुआ था लेसन नंबर 5 है, जिसका नाम है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। और इसमें हम अब जो आज अध्ययन करने वाले हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ। इससे पहले वीडियो में आप देख चुके हैं कि मेंडलीफ ने जो, वैसे तो कई वैज्ञानिकों ने इस सारणी पर काम किया था, किंतु जो सबसे ज़्यादा मान्य आवर्त सारणी की गई वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी। अन्यथा इसके अतिरिक्त मेंडलीफ के अतिरिक्त कई वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया था, जैसे न्यूलैंड का स्टक नियम, डायबनायर का त्रिक मॉडल। ये सब जो हैं कुछ समय बाद इनको अमान्य कर दिया गया। उसके बाद एक मेंडलीफ वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इस आवर्त सारणी का निर्माण किया। और जब तक लगभग बच्चों 63 तत्वों को ज्ञात किया जा चुका था, उनको एक सामान्य गुणधर्मों के आधार पर एक आवर्त सारणी में या एक टेबल में उनको सिस्टम के अनुसार रखा गया, जिसको हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहते हैं। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या उपलब्धियां हैं, ये आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। शुरू करते हैं। आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीफ को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखना पड़ा। एक सिस्टम बनाना पड़ा कि जब कहीं और एडजस्टमेंट नहीं हो पाया तो अधिक कम द्रव्यमान वाले तत्व को अधिक से पहले भी रखना पड़ता था। क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके, क्योंकि उन्होंने गुणधर्मों के आधार पर रखा, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उनको नहीं रखा। तो कई बार क्या होता था कि जिनका द्रव्यमान तो कम है किंतु गुणधर्म उनके मिलते जुलते हैं, इसलिए उनको कम द्रव्यमान के होते हुए भी अधिक द्रव्यमान से पहले उनको रखा जा सकता था या रखा, जिससे समान गुणधर्म वाले तत्व एक साथ आ सकें। उदाहरण के लिए कोबाल्ट, जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना था 58। सारणी में निकेल परमाणु द्रव्यमान कितना था 58.7 से पहले है। कोबाल्ट इससे पहले है, और जबकि इससे द्रव्यमान ज़्यादा है, तो ऐसे इसको समान गुण धर्म होने के कारण एक साथ रखा गया। सारणी 5.4 को देखकर क्या आप ऐसी ही एक अन्य विसंगति ढूंढ सकते हैं? ऐसी और विसंगति इसमें है या नहीं, इसमें पूछा गया है। तो ये आप जब इसमें ढूंढेंगे जब आप इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे। इसके अतिरिक्त मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया। इन रिक्त स्थानों का दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीफ ने दृढ़तापूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। ये उनकी पहले ही दूरदर्शिता का जो था, ये दूरदर्शिता थी कि कभी ना कभी ऐसे तत्वों की खोज होगी जो इस स्थान पर आएंगे। वैज्ञानिकों ने उस समय उनकी भूल समझा या उसको दोष मान लिया, किंतु वो दोष नहीं था। वो जानते थे कि भविष्य में कभी ना कभी ऐसे तत्वों की खोज होगी जो इस स्थान पर आएंगे। उन्होंने पहले ही उन स्थानों को रिक्त स्थान के रूप में छोड़ दिया, किंतु वो दोष नहीं था, वो उनकी दूरदर्शिता थी। कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया था जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। उस समय तो ज्ञात नहीं थे, किंतु उनको अंदाजा था, उनको अनुमान था कि कभी ना कभी ज्ञात कर लिए जाएंगे। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में ए का उपसर्ग लगाकर किया, अर्थात साइंस में भी उन्होंने संस्कृत शब्द का प्रयोग किया, ए का। जैसे बाद में ज्ञात होने वाले स्कैडियम, ये सब बच्चों मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बाद में ज्ञात हुए थे। स्कैडियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुणधर्म क्रमशः ए का बोरान, ए का एल्युमिनियम तथा ए का सिलिकॉन के समान थे। बोरान, सिलिकॉन और एल्युमिनियम के समान थे। स्कैडियम, गैलेनियम और जर्मेनियम। मेंडलीफ द्वारा अनुमानित ए का एल्युमिनियम तथा बाद में ज्ञात गैलेनियम के गुणधर्मों को सूचीबद्ध किया गया। अब आप देख सकते हैं कि वो कितने बड़े लोग होंगे, कितने बुद्धिमान लोग रहे होंगे, जिन्होंने उस टाइम अनुमान से ही उस स्थान को छोड़ दिया, खाली स्थान को छोड़ दिया कि कभी ना कभी भविष्य में ऐसे अन्य तत्वों की खोज होगी और उनको आवर्त सारणी के इसी स्थान पर रखा जाएगा। तो आवर्त सारणी के बाद में जब स्कैडियम, गैलेनियम और जर्मेनियम आए और उन्होंने पाया
वैज्ञानिकों ने देखा कि ये जो तत्व आए हैं वो एल्युमिनियम, बोरान और एक तरीके सिलिकॉन जैसे ही गुणधर्म लिए हुए हैं, तो उनको उसी स्थान पर रखा गया। ये उनकी दूरदर्शिता थी, न कि दोष था। इससे मेंडलीव की आवर्त सारणी की परिशुद्धता और उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए और वैज्ञानिकों ने सोच लिया कि वास्तव में इससे अच्छी सारणी नहीं तैयार हो सकती, कि ये एकदम शुद्ध है और एकदम ठीक है। उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए। इसके अलावा मेंडलीव के अनुमान की असाधारण सफलता के कारण रसायनज्ञों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया अपितु उनको इस सिद्धांत की अवधारणा का सर्जक भी माना। उत्कृष्ट गैसों जैसे हीलियम, नियॉन और आर्गन का पहले भी कई संदर्भ में उल्लेख किया गया। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये अक्रिय थीं। इनका भी स्थान उसमें पहले से ही छोड़ दिया गया था क्योंकि ये अक्रिय गैसें थी, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन गैस हैं। तथा वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम है। वायुमंडल में भी ये बच्चों न के बराबर हैं, इनका परसेंटेज बहुत कम है, किंतु मेंडलीव ने इनके भी स्थान को पहले ही रिजर्व कर दिया। मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक विशेषता यह भी थी कि जब इन गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें नए समूह में रखा जा सका। अर्थात इनके खोज होने के बाद भी किसी प्रकार का कोई ऐसा परेशानी नहीं हुई और इनका एक नया ग्रुप बना करके इनको उसी ग्रुप में रख दिया गया, उनके ग्रुप को आगे बढ़ा दिया गया और इसकी व्यवस्था को, आवर्त सारणी की जो व्यवस्था थी उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा गया। नेक्स्ट नंबर है बच्चों मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं। मेंडलीव ने क्या क्या वर्गीकरण किया, उसकी क्या सीमाएं थी। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है। क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिकों, नेक्स्ट पेज पर बच्चों, एक जैसे यौगिक बनाते हैं जैसा उदाहरण में दिखाया गया है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन के यौगिक, सोडियम के यौगिक, HCl, NaCl, H2O, Na2O, ये इधर सोडियम के यौगिक हैं, इधर हाइड्रोजन के यौगिक हैं, H2S, Na2S, एक जैसे यौगिकों का निर्माण करता है। दूसरी ओर हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु अणु के रूप में पाई जाती है और धातुओं और अधातुओं के साथ सहसंयोजक यौगिक बनाती है। नेक्स्ट आगे बच्चों, निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का नियत स्थान नहीं दिया जा सकता है। यह मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली कमी थी। ये एक कमी भी थी उसमें, क्योंकि हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था, क्योंकि ये कई प्रकार के यौगिकों से मिलता है, कई प्रकार के तत्वों से मिलता है। वह अपनी सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाई। मेंडलीव के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का पता चला। उसके बाद फिर समस्थानिकों का पता चला। हम जानते हैं कि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ये जो समस्थानिक होते हैं उनके सभी के गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं और वे इस बात को उस समय नहीं समझा पाए, क्योंकि तब तक समस्थानिक तत्वों की खोज नहीं की गई थी, तो वे उसका भी अपनी आवर्त सारणी में कोई विशेष स्थान नहीं दे पाए। इस प्रकार सभी तत्वों के समस्थानिक मेंडलीव के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थी। दूसरी समस्या यह थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते। इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। विशेषकर जब हम भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो कठिनाई आती है। ऐसी कुछ कमियां भी मेंडलीव की आवर्त सारणी में थी, जैसे आवर्त सारणी में एक तरीके से हाइड्रोजन की उपस्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई, समस्थानिक जो तत्व थे उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई, और ना ही ये मेंडलीव की आवर्त सारणी इस बात को समझा पाई कि अगर हम बढ़ते हुए क्रम में परमाणु द्रव्यमान को देखते हैं बच्चों, तो ये एक निश्चित रूप से नहीं बढ़ पाते थे, कभी घट जाते थे और कभी वो बढ़ जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, आधुनिक आवर्त सारणी, अर्थात फिर कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर के इस मेंडलीव आवर्त सारणी को सही ढंग से स्थापित किया, सही ढंग इसका दिया, जिसको हम आधुनिक आवर्त सारणी
कहते हैं और उसको मेंडलीव का ही नाम दिया गया, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। अर्थात जो अव्यवस्था थी या जो हानि थी या जिनको मेंडलीव नहीं समझा पाए, फिर वैज्ञानिकों ने मिलकर के उसको और व्यवस्थित किया, इसलिए हम उसको आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है, कि हम उसका परमाणु द्रव्यमान न लेकर के क्या लें, परमाणु संख्या लें, और ये ज़्यादा आधारभूत है। तदनुसार मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तित किया गया, इसका परिवर्तन किया गया कि जो हम परमाणु द्रव्यमान का आधार लेकर के चल रहे थे बच्चों, उससे आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक को आधारभूत बनाया गया। किसको? परमाणु द्रव्यमान को आधारभूत बनाया गया। आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। इस आधुनिक आवर्त नियम को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। कैसे? तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि परमाणु संख्या में हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। ये तो आप जानते हैं कि जितने परमाणु क्रमांक होंगे उसके आधार पर हम प्रोटॉन की संख्या का पता लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, संख्या का पता चलता है तथा एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने पर इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु द्रव्यमान के आधारभूत न लेकर के, परमाणु द्रव्यमान को आधार न बना करके परमाणु संख्या को आधार बनाया जाए, तो आधुनिक आवर्त सारणी में यही काम किया गया और इसको मान्य भी किया गया। तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणधर्मों का अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी की 3 कमियों को सुधारा गया। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान किन बातों पर निर्भर करता है, यह जानने के लिए हम हाइड्रोजन की असंगत स्थिति की चर्चा करेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हाइड्रोजन के स्थान को वो सुनिश्चित नहीं कर पाए, समस्थानिक तत्वों को सही नहीं दे पाए और परमाणु द्रव्यमान को वो सही ढंग से नियमित नहीं कर पाए। 3 चीज़ों पर जो है सुधार किया गया, जिनके हम सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन की स्थिति क्या है इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। 18 ऊर्ध्व स्तंभ का मतलब है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं ये ऊर्ध्व होते हैं, जो क्षैतिज होते हैं पैरेलल होते हैं वो 7 उन पंक्तियों को क्षैतिज पंक्तियां कहा जाता है। इनको आवर्त कहा जाता है, उनको आधार कहा जाता है। आइए देखते हैं कि किसी समूह अथवा आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। तो हमें ये देखना है कि आवर्त हो या समूह हो उसमें तत्वों की स्थिति जो है बच्चों किस बात पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पेज पर ये मेंडलीव की आवर्त सारणी कंप्लीट आपको दिखाई जा रही है। जब आप स्कूल में आएंगे तब आपको इसको जो है बता दिया जाएगा कि समूह संख्या को कैसे देखा जाता है, आवर्त को कैसे देखा जाता है, कौन से आवर्त कहाँ पर है, समस्थानिक कहाँ पर है और कितने तत्वों को इसमें आप चित्र में देख रहे हैं कि 103 तत्वों को इसमें रखा गया है। और जब मेंडलीव ने शुरू की आवर्त सारणी बनाई थी तब बच्चों 63 तत्वों की खोज की गई थी। उनके बाद में अब 103 तत्व जो और अब जो है 103 से भी आगे बढ़ चुके हैं, जहाँ तक नए तत्वों की खोज की जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इसी प्रकार
आप देखेंगे कि एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। क्या देख सकते हैं? सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होती है। जैसे फ्लोरीन, जिसका तत्व का नाम है फ्लोरीन और उसका रासायनिक संकेत क्या होता है बच्चों? F। क्लोरीन का क्या होता है? Cl, जो समूह 17 के तत्व हैं। ठीक है। फ्लोरीन एवं क्लोरीन के बाहरी कोषों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इससे पता चलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह बाहरी कोष के सर्वसम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। और क्या दर्शाता है? वो ये भी दर्शाता है कि उसके बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको उसी आवर्त सारणी के समूह में रखा गया है। यद्यपि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है क्योंकि इसे पहले आवर्त के समूह 1 या समूह 17 किसी में भी रखा जा सकता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? ये इसमें भी सोचनीय है। 1 में भी रख सकते हैं बच्चों और 17 में भी रख सकते हैं। आप देखेंगे कि इन दूसरे आवर्त के तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या तो भिन्न भिन्न होती है। इन दूसरे आवर्त के तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न होती है, लेकिन इनमें कोषों की संख्या समान होती है। कोषों की संख्या समान होगी किंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों अलग अलग होगी। आप यह भी देखेंगे कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर यदि परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इकाई की वृद्धि होती है। जब हम इसमें देखते हैं तो पता चलता है कि परमाणु संख्या में अगर वृद्धि होती है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी बच्चों वृद्धि होती जाती है। आप कह सकते हैं कि अध्यासित कोषों की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित हैं, जैसे Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl एवं Ar आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित हैं। सब तीसरे आवर्त में स्थित है। क्यों स्थित हैं तीसरे आवर्त में? इनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन K, L और M कोषों में स्थित हैं। जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की जो सबसे अंदर की कक्षा उसको K कहते हैं, जो उससे दूसरी कक्षा उसको L कहते हैं, उससे बाहरी कक्षा को M कहते हैं, K, L, M, N। इस तरीके से कक्षाओं का विन्यास होता है। सबसे अंदर की जो कक्षा होती है बच्चों वो कौन सी होती है? वो K होती है। उससे बाहर की जो कक्षा होती है L होती है, M। तो इसमें पता चलता है कि Na से लेकर के Ar तक जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब 3 कक्षाओं में ही आ जाते हैं, 3 कक्षाओं में स्थित होते हैं। इसलिए इसको तीसरे आवर्त में या तीसरे समूह में रख दिया गया है। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर इस कथन की पुष्टि कीजिए। प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉनों से भरा गया। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं? विभिन्न कक्षों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम इन आवर्तों में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। आगे की कक्षा में आप इस बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n² पर निर्भर करती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों वो 2n² होते हैं, चाहे वो पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है या तीसरी कक्षा है, किंतु उसमें हम 2n² करके इलेक्ट्रॉनों को निश्चित करते हैं कि पहली कक्षा में है तो 2n², दूसरी में 2n², जहाँ पर n जो है कक्षा की संख्या को दर्शाता है। उसमें कक्षा की संख्या बच्चों 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। यहाँ पर नीचे आपको बताया गया है जैसे K कोष अर्थात कोष संख्या 1, जिसको K से प्रदर्शित करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। दूसरी कक्षा को L से प्रदर्शित करते हैं, उसमें 8 होगा। तीसरी कक्षा को हम M से प्रदर्शित करते हैं, उसमें 18 होंगे। और तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं आवर्त में तत्वों की संख्या क्रम से 8, 18, 18, 32, 32 होती है। इसका कारण आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। ये क्यों होती है? तो इन सभी को आप बच्चों 11th 12th में इसकी स्टडी करेंगे। अभी आपको इतना ही समझना जरूरी है कि जो इलेक्ट्रॉनों का विन्यास होता है वो जो कक्षाएं होती हैं वो K, L, M, N के नाम से जो हैं होती हैं और 2n² से उनको जो है भरा जाता है। 2n² करके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निश्चित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है।
आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति में उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है। आप जानते हैं कि तत्व द्वारा निर्मित आबंध के प्रारूप तथा उसकी संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्धारित होती है। किसके द्वारा निर्धारित होती है? इलेक्ट्रॉनों द्वारा। उनकी जो परमाणु संख्या है या संयोजकता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही निर्धारित होती है। क्या अब आप बता सकते हैं कि मेंडलीफ, नेक्स्ट पेज पर, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति निर्धारित करने के लिए स्थिति को निर्धारित करने के लिए यौगिकों के सूत्र को आधार बनाया था। वह शुद्ध था। इस आधार पर समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही समूह में कैसे रखा जा सकता है कि उनके समान गुणधर्म हो और उनको बच्चों एक ही ग्रुप में कैसे उनको समूह में रख सकते हैं। तो ये वीडियो आपकी यहाँ तक आज जो है भेज रहे हैं, जिसमें मेंडलीफ की आवर्त सारणी की प्रकृति, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की शुद्धता, आधुनिक आवर्त सारणी सभी के बारे में इसमें आपको बता दिया गया था। नेक्स्ट वीडियो आपकी जो दी जाएगी आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। यहीं तक सभी बच्चे बुक्स के साथ साथ वीडियो को देखें, समझें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्कूल में आकर के संपर्क कर सकते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, किंतु वीडियो के साथ साथ बुक्स का पढ़ना बेहद ज़रूरी है, तभी आप वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू।